हेलो दोस्तों, आज अपन प्रीवियस क्वेश्चन पेपर नीट 2019 का केमिस्ट्री का पेपर डिस्कस करने जा रहे हैं। और लास्ट वीडियो में मैंने नीट 2018 का क्वेश्चन पेपर डाल दिया है। उसका लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप इस वीडियो को देखने के बाद वहां पे भी देख लीजिएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं। देखिए, फॉर ए सेल इन्वॉल्विंग 1 इलेक्ट्रॉन्स ई नॉट सेल इज इक्वल्स टू 0.59 वोल्ट at 298 Kelvin टेम्परेचर पर द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द सेल रिएक्शंस इज। तो देखिए, यहाँ पे आपको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पूछा गया है, तो आपको नर्नेस इक्वेशन पता होगी क्या होती थी। ई सेल इज इक्वल्स टू ई नॉट सेल माइनस 2.303 RT डिवाइडेड बाई NF एंड लॉग बेस 10 QC। ये आपकी इक्वेशन होती थी, नर्नेस इक्वेशन। ठीक है, और जैसे ही अभी रिएक्शन में क्या दे रखा है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पूछा गया है। इसका मतलब जो रिएक्शन है वो क्या है, इक्विलिब्रियम पे होगी, इक्विलिब्रियम पे है। ठीक है, अगर वो रिएक्शन इक्विलिब्रियम में है तो उसकी ई सेल की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ पे ई सेल की जो वैल्यू होगी वो कितनी हो जाएगी, 0। ठीक है, और QC को आप क्या लिख सकते हो, KC। ये चीजें यहाँ से इक्विलिब्रियम से यहाँ पे अपन निकाल सकते हैं। ये चीजें आगे बोल रखा है कि देखो यहाँ पे n आपको क्वेश्चन में दे रखा है 1 इलेक्ट्रॉन के लिए, इन्वॉल्विंग 1 इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब n की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे, 1। जैसे आप ये वैल्यू पुट करोगे इसके अंदर तो ई सेल इजिकल्स टू 0 है आपका, तो आप ई नॉट सेल कितना हो जाएगा, ई नॉट सेल इजिकल्स टू 2.303 RT डिवाइडेड बाई NF। n की वैल्यू 1 पुट कर देता हूं, लॉग बेस 10। QC को क्या लिख देंगे अब अपन, KC। ठीक है, अब क्वेश्चन में देखो ई नॉट सेल की वैल्यू अपन को गिवन है 0.59 वोल्ट, और आपको इसके अंदर क्वेश्चन के अंदर भी ये गिवन है। देखिए कितना दे रखा है कि इसकी वैल्यू कैलकुलेट करके 0.059। ओके, और लॉग बेस 10 KC। तो जैसे इसको आप सिंप्लीफाई करोगे तो 10 इज इक्वल्स टू लॉग बेस 10 KC। अब KC की वैल्यू कितनी आएगी, 10 टू पावर 10। अगर KC की वैल्यू आप 10 टू पावर 10 पुट करोगे तभी आपका आंसर 10 आता है। ठीक है, तो आपका KC का कितना आ गया, 10 टू पावर 10। तो ऑप्शन कौन सा है, 10 टू पावर 10, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। तो आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। सो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। देखिए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द कंपाउंड दैट इज मोस्ट डिफिकल्ट टू प्रोटोनेटेड इज। देखो प्रोटोनेटेड का मतलब कि H प्लस किस पे अटैक करेगा, इजीली। तो यहाँ पे देखो H प्लस इजीली वहां पे अटैक करेगा जहां पे ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मैक्सिमम होगी। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मैक्सिमम होगी वहां पे इजीली अटैक करेगा। ठीक है, बट आपको क्वेश्चन में बोल रहा है कि मोस्ट डिफिकल्ट चाहिए, तो आपको क्या होगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वहां पे मिनिमम होनी चाहिए। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मिनिमम होगी तभी आपका डिफिकल्टी मोस्ट डिफिकल्ट आपका प्रोटोनेटेड होगा। ठीक है, तो चेक कर लीजिए। देखिए, क्योंकि ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर होते हैं जैसा कि आपको पता है। ठीक है, तो यहाँ पे H प्लस अटैक करेगा, तो आपको पता है कि देखो दोनों तरफ मिथाइल ग्रुप है, और ये मिथाइल ग्रुप है ये क्या है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप तो क्या होगा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और इंक्रीज कर रहे हैं। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हो रही है। अब उनको वो चीज निकालिए जहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज हो रही होगी। सो चलिए नेक्स्ट ऑप्शन चेक कर लीजिएगा, फिनाइल। देखो बेंजीन रिंग थी, यहाँ पे टोटल ये ओवरऑल क्या है, फिनॉल। और फिनॉल में तो आपको पता ही है कि रेजोनेंस स्ट्रक्चर जब बनती है तब ये एक लोन पेयर बेंजीन रिंग के अंदर चल जाता है। इसका मतलब ऑक्सीजन की जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है यहाँ पे वो डिक्रीज हो रही है। मैं अगर बोलूँ तो यहाँ पे ये वाला जो ग्रुप होगा वो कौन सा होगा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। ठीक है, जिसके कारण इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज हो चुकी है।
और जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज हो चुकी है इसका मतलब मोस्ट डिफिकल्ट प्रोटोनेटेड होगा, तो आपका ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट हो जाएगा। और ऑप्शनों के अंदर आपको पास इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप नहीं लग रहा है, देखिए यहाँ पे H लगा हुआ है, ठीक है, और यहाँ पे CH3 जो कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप की तरह बिहेव करेगा, तो ये तो क्या करेंगे, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और इंक्रीज कर देंगे, ठीक है। ये ऑप्शंस नहीं होंगे, तो ऑप्शन नंबर कौन सा राइट हो जाएगा आपका, सेकंड ऑप्शन। चलिए ऐसे नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं अपन। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द स्ट्रक्चर ऑफ इंटरमीडिएट ए इन द फॉलोइंग रिएक्शंस इज। आपके पास एक रिएक्शन दे रखी है, ठीक है, उसके ये आपका है क्यूमीन, क्यूमीन के साथ किसकी रिएक्शन करा रखी है, ऑक्सीजन की, उससे आपका एक इंटरमीडिएट बन रहा है ए, इसको आपको आइडेंटिफाई करना है। देखिए मैं आपको साइड में ले लेते हैं, तो आपको पहले क्यूमीन बना देता हूं, CH3 एंड बॉन्ड CH3, और आपका यहाँ पे एक हाइड्रोजन है, किसके साथ रिएक्ट कर रहा है, ऑक्सीजन के साथ। आपको पता है ऑक्सीजन टू ऑक्सीजन डबल बॉन्डेड होती है। जैसे ही सनलाइट आएगी इसका एक बॉन्ड होमोलाइटिक क्लीवेज होगा, ठीक है, जिसकी वजह से ये एक फ्री रेडिकल जनरेट हो जाएंगे, ठीक है। और जैसे यहाँ पे भी सनलाइट आएगी तो इसका भी जो इलेक्ट्रॉन जो है कार्बन की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, एक हाइड्रोजन की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। तो देखिए क्या बनेगा यहाँ से, तो दोनों में होमोलाइटिक क्लीवेज देखने को मिल रहा है, CH3 बॉन्ड CH3, और तो ये ऑक्सीजन एज इट इज यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, इसका फिर रेडिकल कार्बन का एज इट इज, और ऑक्सीजन का फिर रेडिकल, एंड देन इस ऑक्सीजन का फिर रेडिकल, और आपका हाइड्रोजन का फिर रेडिकल, तो ये एक बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेंगे। तो इसका मतलब ये इंटरमीडिएट जो है आपका ये बन जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर चेक कर लीजिए कौन सा ऑप्शन होगा। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा इसमें, 4 करेक्ट ऑप्शन। आगे देखो ये तो इंटरमीडिएट बनाता है, इसलिए अपन से इंटरमीडिएट पूछा था। आगे इस रिएक्शन में क्या होगा, देखो ये वाला बॉन्ड क्लीवेज होगा एंड ये वाला बॉन्ड क्लीवेज होगा, जिससे एक एसीटोन बन जाएगा, ठीक है, और एक फिनॉल बन जाएगा। ये दो आपके प्रोडक्ट बनते हैं इसके अंदर, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। देखिए ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फॉर द सेल रिएक्शन Fe+3 जो है Fe+2 में कन्वर्ट हो रहा है, और I- एक्वस है जो I2 एक्वस में कन्वर्ट हो रहा है। इसके लिए आपको E0 सेल दे रखी है 0.24 वोल्ट एट 298 केल्विन टेम्परेचर के ऊपर। आपसे पूछा गया है स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी फॉर सेल रिएक्शंस इज, यानी आपको एक ये सेल रिएक्शन के लिए गिब्स फ्री एनर्जी निकालनी है स्टैंडर्ड। तो देखिएगा आपको मैं डेल्टा G नॉट इजिकल्स टू माइनस NF E0 सेल, ये एक फॉर्मूला होता है। तो इसमें आप क्या कीजिए, n की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, देखो n होता क्या है, नंबर ऑफ एक्सचेंज इलेक्ट्रॉन टोटल, ठीक है। तो आप एक में चेक कर लीजिएगा, Fe+3 से किस में जा रहा है, Fe+2 में, Fe+3 से Fe+2 में, मतलब चेंज कितने का हो रहा है, 1 का। तो ये 1 का चेंज हो रहा है, तो Fe कितना है, 2, तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2। तो आप यहाँ पे n की वैल्यू कितनी रख सकते हो, 2। और आपको f की वैल्यू तो आपको गिवन है ही, कितनी दे रखी है क्वेश्चन के अंदर, 96,500 कूलाम, ठीक है। और E0 सेल की वैल्यू आपको क्वेश्चन में गिवन है, E0 सेल कितना है अपना पास, 0.24 वोल्ट। जैसे आप ये वैल्यू पुट करोगे, n की वैल्यू 2, f की वैल्यू 96,500 इंटू E0 सेल जो हो जाएगा 0.24। आप इसको कैलकुलेट करोगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 4632, ठीक है, 0 जूल मोल इनवर्स। अगर आपको ऑप्शन क्या है, किलो जूल में दे रखे तो 10⁻³ से इसको मल्टीप्लाई कर दो, तो ऑप्शन नंबर कौन सा आ जाएगा, 3rd आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, राइट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखिएगा, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिलेटेड टू PCl5 फ्रॉम द फॉलोइंग। यानी आपके पास PCl5 की स्ट्रक्चर जैसा आपको पता होगा, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन जो PCl5 में हाइब्रिडाइजेशन जो आता है वो क्या आता है, sp3d।
और इसकी जो स्ट्रक्चर जो होती है वो होती है, एक मिनट, इसकी स्ट्रक्चर बना लेते हैं अपन, ट्राइगोनल प्लेनर, सॉरी इसमें एक मिनट, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है। आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिलेटेड टू PCl5 फ्रॉम द फॉलोइंग। देखो PCl5 जो होता है आपका, PCl5 के हाइब्रिडेशन अगर चेक करें तो sp3d आती है, ठीक है। और इसके अकॉर्डिंग जो हाइब्रिडेशन जो होगी वो होगी आपकी ट्राइगोनल बाई पिरामिड, ठीक है, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। तो इसके अगर स्ट्रक्चर में बनाऊं तो देखिएगा यहाँ पे फास्फोरस और इधर से Cl एंड एक Cl इधर है आपका, एक Cl इधर है और 2 Cl इधर है। तो देखिए यहाँ पे PCl जो बॉन्ड बन रहे हैं, ये वाले जो बॉन्ड बन रहे हैं, इस वाले बॉन्ड को बोलते हैं PCl बॉन्ड को इक्विटोरियल PCl बॉन्ड, याद रखिएगा 1, 2 एंड 3, ठीक है। और ये जो PCl बॉन्ड है ये दोनों, इनको बोलते हैं अपन एक्सियल PCl बॉन्ड, ठीक है। तो एक्सियल PCl बॉन्ड की लेंथ ज्यादा होती है कंपेयर टू इक्विटोरियल PCl बॉन्ड के कंपेयर में। और नेक्स्ट बात अपन को ध्यान रखनी है कि ये जो वाला बॉन्ड जो होता है इक्विटोरियल के बीच में 120 का बॉन्ड होता है, हर एक के बीच एक 120 का होता है। और अगर एक्सियल की मैं बात करूं तो ये कितने का आ जाएगा एंगल, 180 का, ठीक है। सो आप ऑप्शन नंबर चेक कर लीजिएगा। फर्स्ट क्या बोल रहा है, एक्सियल PCl बॉन्ड आर लॉन्गर देन इक्विटोरियल PCl बॉन्ड, राइट है, क्योंकि आपके पास जो एक्सियल बॉन्ड की PCl बॉन्ड है उसकी लेंथ ज्यादा होती है कंपेयर टू एक्सियल PCl बॉन्ड के कंपेयर में। सो नेक्स्ट ऑप्शन क्या है, देखो PCl5 मॉलिक्यूल्स इज नॉन रिएक्टिव, नॉन रिएक्टिव कभी नहीं है, तो ये ऑप्शन गलत हो गया, तो इनकरेक्ट पूछा था, ऑप्शन नंबर सेकंड से हो जाएगा इसका। आगे देखिए थर्ड ऑप्शन क्या बोल रहा है, 3 इक्विटोरियल PCl बॉन्ड मेक एन एंगल ऑफ 120 ईच अदर, यानी आपको मैंने बता ही दिया कि हर एक के बीच में कितने का एंगल होता है, 120 का। और आगे फोर्थ ऑप्शन क्या है, फॉर 2 इक्विटोरियल PCl बॉन्ड मेक एन एंगल 180 विथ ईच अदर। एक्सियल बॉन्ड जो है PCl इसके अंदर कितने का होता था, 180 का, तो ये भी ऑप्शन भी आपका करेक्ट है। इनकरेक्ट पूछा था, ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, देखिएगा ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखिएगा आपके पास 4d 5pn 5f एंड 6p एक ऑर्बिटल आर अरेंज इन द ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग एनर्जीज, द करेक्ट ऑप्शन इज। तो देखिए पहले आप बना लीजिए क्या क्या गिवन है आपके पास, 4d है, 5p है और 5f भी है आपके पास एंड 6p है। तो देखिए आपको n प्लस एल रूल लगा लो, यहाँ पे n प्लस एल की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए। n की वैल्यू देखो इस केस में आप चेक कर लो कितनी है, 4, ठीक है। l की वैल्यू d के लिए कितने आती है, 2, ठीक है। मैं से l की वैल्यू बता देता हूँ आपको, कई बच्चों को पता नहीं होती। तो देखिएगा क्या होती है, S P D F, इनके लिए जो L की वैल्यू होती है, S के लिए होती है 0, P के लिए होती है 1 और D के लिए 2 और F के लिए 3 होती है, ध्यान रखिएगा। सो वैल्यू पुट कीजिएगा, देखिए यहाँ पे, तो ये कितनी हो गई यहाँ पे 6 टोटल, और आप ऐसे इसकी निकाल लो 5 प्लस n की वैल्यू 5 प्लस L की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1, तो ये कितना हो गया टोटल 6। और आप यहाँ पे भी निकाल लीजिएगा 5 प्लस f की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 3, तो ये कितना हो जाएगा 8, और इसकी भी आप n प्लस n की वैल्यू 6 है, l की वैल्यू p के लिए कितनी आती है 1, तो ये कितना आ गया 7। तो देखिए आपका एनर्जी लेवल जो किसका ज़्यादा होगा, आपका पहली बात नंबर ऑफ 8 आ चुके हैं यहाँ पे, इसलिए मैक्सिमम नंबर है, तो 5 f की वैल्यू ज़्यादा होगी मैक्सिमम, उसके बाद में 7 वाले की यानी कि 6p, देन उसके बाद में इन दोनों की आप यहाँ पे चेक करेंगे, देखो वैल्यू दोनों की सेम आ रही है n प्लस एल की वैल्यू, तो यहाँ पे अपन क्या करेंगे n की वैल्यू चेक करेंगे। नंबर ऑफ n किसका ज़्यादा है, देखो n यहाँ पे 4 है और यहाँ पे 5 है, जिसका 5 ज़्यादा है उसको आप ले लीजिएगा पहले 5t और उसके बाद में 4d,
तो ये कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है देखिएगा, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, सो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। ये कुछ ऊपर जा चुका है हल्का सा, ये फिर से गया, 1 मिनट। हाँ, तो इसको ले लेते हैं। द करेक्ट स्टेटमेंट ऑफ, क्या है क्वेश्चन, द करेक्ट स्टेटमेंट सॉरी द करेक्ट स्ट्रक्चर ऑफ ट्राइब्रोमो ऑक्टा ऑक्साइड इज। देखो ट्राइब्रोमो मतलब ब्रोमीन कितने हैं आपके पास 3 एंड ऑक्सीजन कितने हैं 8। तो आप जैसे इसकी स्ट्रक्चर बनाओगे तो आप Br को क्या करो, पहले ऐड Br तीनों को ऐड कर दिया। ठीक है, तो ऑक्सीजन कितने हैं देखो 8 है और आपके पास तीनों में बांटने हैं। तो पहली बात तो आप 6 तो 2 ऑक्सीजन दे दो सबको बराबर में। ठीक है, आपने 2 ऑक्सीजन दे दिए और आपको पता है ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बनाता है। उसके बाद में कितने ऑक्सीजन बचे हैं, मैंने यहाँ पे 6 ऑक्सीजन यूज में ले लिए हैं। उसके बाद में 2 ऑक्सीजन और बचे हैं, तो मैंने 2 ऑक्सीजन को लगा दिया। मतलब इसकी स्ट्रक्चर ये होगी जो कि आपको याद ही रखनी है। ठीक है, तो ये ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे चलिएगा। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपका, अंडर आइसोथर्मल कंडीशंस। ठीक है, ए गैस एट 300 केल्विन टेम्परेचर पर एक्सपेंड हो रही है आपकी 0.1 लीटर से 0.25 लीटर में अगेंस्ट ए कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर 2 बार। द वर्क डन बाय द गैस इज। ठीक है, आपको वर्क निकालना, वर्क डन बाय द गैस। तो देखिए यहाँ पे कंडीशन जो है, पहली बात तो आइसोथर्मल है। आइसोथर्मल मतलब टेम्परेचर कांस्टेंट है। ठीक है, तो जब भी टेम्परेचर कांस्टेंट है तो इसका मतलब यहाँ पे वर्क डन जो आएगा वो कितना आ जाएगा, माइनस पी एक्सटर्नल इंटू डेल्टा वी। देखो डेल्टा वी जो है यहाँ पे वी फाइनल माइनस वी इनिशियल, मतलब फाइनल वॉल्यूम कितना है देखिए 0.25 लीटर माइनस इनिशियल वॉल्यूम 0.1, तो आपको कितना आ जाएगा 0.15 लीटर। ये आपका डेल्टा वी आ चुका है। ठीक है, और पी एक्सटर्नल की वैल्यू आपको क्वेश्चन में गिवन है, कितनी दे रखी है देखिएगा 2 बार। तो आप वैल्यू पुट कीजिएगा, W इजिकल्स टू कितना हो जाएगा माइनस पी एक्सटर्नल कितना है 2 और डेल्टा वी कितना आ चुका है 0.15। ठीक है, तो ये कितना हो गया 0.30। तो इसको अब ये कितना आ गया, ये आ गया आपका जूल के अंदर, सॉरी जूल में नहीं आया क्योंकि अपने बार और लीटर में यूनिट लिए, तो आ गया बार और लीटर के अंदर। तो जैसे ये बार और लीटर के अंदर आया है तो इसको अगर जूल में कन्वर्ट करोगे तो किससे मल्टीप्लाई कर दोगे आप 100 से। तो 0.3 इंटू 100 कर दोगे तो आप कितना आ जाएगा 30 जूल। ये भी माइनस में, क्योंकि माइनस में चल रहा था आपका। ठीक है, माइनस 30 जूल। तो ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। सो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपका, इफ द रेट कांस्टेंट फॉर ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज के, यानी आपको एक फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन दे रखी है, उसके लिए रेट कांस्टेंट आपके पास के है। आगे बोला गया है द टाइम टी रिक्वायरमेंट फॉर द कंप्लीटेड ऑफ 99% ऑफ रिएक्शन इज गिवन बाय, यानी कि आपको टाइम उस टाइम बताना है जिसपे 99% रिएक्शंस कंप्लीट हो चुकी होगी। तो मैं आपसे एक बात पूछता हूँ, मान लो कि आपके पास ए जो है वो एक प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, मान लो कि रिएक्टेंट आर जो है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, तो उसकी इनिशियल कंसेंट्रेज आप 100 मान लो। ठीक है, अब वो बोल रहे हैं 99% कंप्लीट हो चुकी है, मतलब बचा कितना है अभी इनिशियल यहाँ पे 1। ठीक है, 99 तो जा चुका है, इनिशियल में 0 था। ठीक है, इनिशियल में तो यहाँ पे क्या टी इक्वल्स टू 0 में क्या था 100। ठीक है, और आपका 99% कंप्लीट हो चुकी है, इसका मतलब अभी बचा कितना है 1। तो देखिए आप जैसे वैल्यू पुट करोगे, पहली बात तो फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए, ऑर्डर रिएक्शंस के लिए क्या होता है, टी इज इक्वल्स टू 2.303 के लॉग बाई के लॉग बेस 10
इनिशियल कंसंट्रेशन ए नॉट लगा देता हूँ, एंड जो बची हुई है आपकी, ठीक है, लेफ्ट कंसंट्रेशन 80 से डिनोट कर देता हूँ, ठीक है। तो आप वैल्यू पुट करो यहाँ पे 2.303 के, डेट कांस्टेंट के ही है यहाँ पे, log बेस 10, ए नॉट की वैल्यू कितनी है आपके पास स्टार्टिंग में 100, और जो लेफ्ट जो बचा हुआ है वो कितना है 1। तो आप इसको कैलकुलेट करोगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 2 इंटू 2.303 डिवाइडेड बाई के। तो ये कितना आ गया देखिएगा 4.606 बाई के। तो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, देखो टी टाइम आ चुका है अपना। सो ये ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ए कंपाउंड इज फाउंड बाय कैटायन C and anion A, the anion form hexagonal closed packaging lattice, ठीक है, and the cation occupied 75% of octahedral voids. The formula of the compound is, यानी कि जो फॉर्मूला है उसका क्या कौन सा फॉर्मूला, सॉरी जो कंपाउंड है उसका क्या फॉर्मूला होगा। तो देखिए क्वेश्चन में दे रखा है कि आपके पास एक कैटायन है। सबसे पहले आप एनायन ले लो, एनायन, ठीक है। एनायन बना रहा है क्या है आपकी HCP, एक यूनिट बना रहा है, ठीक है। और जो कैटायन जो बना रहा है वो क्या बना रहा है आपका पास ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स के अंदर प्रेजेंस है, वो भी कितना 75% के अंदर, ठीक। तो जो भी यूनिट सेल बनाता है उसको N मान लो आप, ठीक है, और ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स में उसको भी आप N मान लो, ठीक है। तो उसका भी कितना बना रहा है 75%, तो इसका भी 75%। तो इसका अगर रेशियो निकालोगे तो N रेशियो N 75% कितना हो जाएगा 3/4, ठीक है। तो आपका सिंप्लीफाई करोगे तो 4:3 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो मीन्स यहाँ पे एनायन चल रहा था, इसको A से डिनोट करा था, कैटायन जो चल रहा था उसको C से डिनोट कर रखा था। तो इसका मतलब A कितना आ गया 4, तो आप A लिखो 4 एंड C कितना है आपके पास 3, ठीक है, C3। तो ये फॉर्मूला आ चुका है आपके पास। तो ऑप्शन चेक कर लीजिए कौन सा है, A फॉर C3। तो ऑप्शन फर्स्ट आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। सो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है देखिएगा, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ मिथाइल सब्स्टिट्यूशन एमीन्स इज एक्वस सॉल्यूशंस। देखिए आपको यहाँ पे बेसिक स्ट्रेंथ निकालनी है, ठीक है। और मैं आपको बता दूं कि एक तो होती है 3 डिग्री एमीन, 3 डिग्री एमीन्स, फिर 2 डिग्री एमीन्स एंड 1 डिग्री एमीन। ये किसके केस में लेके चल रहा हूँ, मिथाइल सब्स्टिट्यूशन के केस में लेके चल रहा हूँ। सो देखिए अगर अपन प्लस आई इफेक्ट में देखें, प्लस आई इफेक्ट मतलब इंडक्टिव जो इफेक्ट के अगर सोचे तो उसके लिए बेसिसिटी का ऑर्डर जो हो जाएगा वो 3 डिग्री एमीन, देन 2 डिग्री एमीन, देन 1 डिग्री एमीन। मैं बात करूं कि यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग के बारे में, हाइड्रोजन बॉन्डिंग के बारे में, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो किसमें ज्यादा होगी मैक्सिमम 1 डिग्री में, 1 डिग्री एमीन में, ठीक है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे आपके पास जैसे CH3 बॉन्ड NH2, तो आपके पास 2 हाइड्रोजन और रहते हैं अवेलेबल एक्स्ट्रा हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए। तो 1 डिग्री, देन 2 डिग्री, देन 3 डिग्री। जैसे ओवरऑल आप देखोगे तो 1 और 3 के अंदर कंपटीशन है, 2 के अंदर कंपटीशन नहीं है। तो सबसे ज्यादा हो जाएगी आपको 2 डिग्री एमीन, देन उसके बाद में होगी आपकी 1 डिग्री, और देन उसके बाद में होगी आपकी 3 डिग्री एमीन। ये केस हो जाएगा एक्वस सॉल्यूशन के अंदर, ठीक है। तो ये ध्यान रखने का, ठीक है। तो 2 डिग्री, तो 2 डिग्री चेक कर लीजिएगा कहाँ पे 2 डिग्री, यहाँ पे ये 2 डिग्री, उसके देन 1 डिग्री, देन 3 डिग्री एमीन। तो ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। अगर यहाँ पे आपको एक्वस सॉल्यूशन नहीं देके आपको गैसियस लिख देता तो आपके पास ऑर्डर कौन सा हो जाता 3 डिग्री, देन 2 डिग्री, देन 1 डिग्री। ये याद रखिएगा, ठीक है। सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। और आपका अगर यहाँ पे मिथाइल सब्स्टिट्यूशन दे रखा है, अगर इथाइल सब्स्टिट्यूशन दे देता है यहाँ पे तो उसका रेशियो कुछ अलग हो जाता, ठीक है। गैसियस फेज में तो यही रहता,
बट अगर उसका एक्वस फेज में चेक करते तो देखो 2 डिग्री उसकी मैक्सिमम होती, देन उसके बाद में 3 डिग्री आ जाती, देन उसके बाद में 1 डिग्री आ जाती। ये रेशियो भी आप ध्यान रखिएगा। ये है फॉर इथाइल CH3CH2 इथाइल के केस में आपके पास, ठीक है। सो ये ऑप्शन हो गया आपका थर्ड करेक्ट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ए गैस एट 350 केल्विन टेम्परेचर पर एंड 15 बार एंड द मोलर वॉल्यूम 20% स्मॉलर देन दैट फॉर ए आइडियल गैस अंडर द सेम कंडीशंस द करेक्ट ऑप्शन अबाउट द गैस एंड कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर जेड इज। तो देखिए आपको यहाँ पे 2 गैस दे रखी है, एक तो आइडियल गैस है, एक रियल गैस है। क्योंकि रियल गैस की जो कंडीशन है वही क्या है, आइडियल गैस की कंडीशन है। तो आप यहाँ पे देख लीजिए, देखो मैं आपको यहाँ पे लेके चल रहा हूँ। वी आइडियल जो है, मान लो कि वी आइडियल का वॉल्यूम जो है वी है, वी आई है, ठीक है। वी रियल का आपको निकालना है, तो यहाँ पे बोल रखा है कि उसका 20% जो है उसका कम है। तो आप बोल सकते हो वी आई में से आप कितना निकालोगे, वी आई का 20%, तो कितना हो जाएगा 0.2। तो निकल के वी आई कितना आ जाएगा, सॉरी वी आर मतलब रियल वॉल्यूम कितना आ जाएगा इसका 0.8 वी आई, ठीक है। और आपको पता है जो कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर जो होता है वो क्या हो जाएगा, उसका मोलर वॉल्यूम ऑफ वी आइडियल डिवाइडेड बाई वी रियल। सॉरी ये जस्ट उल्टा हो गया, तो आप क्या कर लीजिएगा, वी रियल डिवाइडेड बाई वी आइडियल। तो वी रियल का वॉल्यूम कितना है 0.08 वी आई और रियल का जो वी आई है, तो आपका कितना आ जाएगा, जेड की वैल्यू कितनी आ रही है, लेस देन 1 आ रही है। जेड की वैल्यू लेस देन 1 है, तो इसका मतलब आपका ऑप्शन कौन सा होगा, लेस देन 1 है, ठीक है। ठीक है, तो आपका लेस देन 1 है, 2 ऑप्शन है, 3 और 4 में से एक होगा। बट आगे आपको पता होना चाहिए कि जब जेड की वैल्यू लेस देन 1 होती है तब अट्रैक्टिव फोर्स होते हैं, ये रिपल्सिव फोर्स होते हैं, अट्रैक्टिव फोर्स डोमिनेट होते हैं, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 3 राइट हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द नंबर ऑफ मोल ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स रिक्वायर्ड टू प्रोडक्ट, यानी आपके पास हाइड्रोजन मोल कितने रिक्वायर्ड होंगे प्रोडक्ट के लिए, 20 मोल ऑफ अमोनिया थ्रू हैबर प्रोसेस। तो हैबर प्रोसेस क्या होती थी, देखो नाइट्रोजन गैस रिएक्ट करती थी किसके साथ, हाइड्रोजन गैस के साथ, और आपके पास अमोनिया फॉर्म होता था। तो देखिए इसको अगर आप बैलेंस करोगे तो आप 2 लगा दो इधर और इधर 3 लगा दोगे, तो ये बैलेंस हो चुकी है। तो आपको क्या दे रखा है यहाँ पे, प्रोडक्ट 2 मोल। वैसे जनरली अगर देखूं तो 1 मोल किसका चाहिए मुझे, नाइट्रोजन का, और 3 मोल किसके चाहिए मुझे, हाइड्रोजन के। देन कितना बनेगा, 3 मोल अमोनिया, ठीक है। तो यानी कि 3 मोल ऑफ हाइड्रोजन गैस से क्या बन रहा है अपने पास, 2 मोल ऑफ अमोनिया, ठीक है। और आपको अमोनिया कितना बनाना है यहाँ पे, 20 मोल। देखो 20 मोल के लिए कितना हो जाएगा, कितना हाइड्रोजन रिक्वायरमेंट होगा, तो देखिएगा 1 मोल के लिए कितना होगा, 1 मोल ऑफ अमोनिया के लिए 3/2 मोल ऑफ हाइड्रोजन रिक्वायरमेंट होगी, ठीक है। तो 20 मोल के लिए कितना हो जाएगा, 20 मोल ऑफ अमोनिया, ठीक है। तो इसका हो जाएगा 3/2 इंटू 20, ये आ जाएगा मोल ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। तो कितना निकल के आ गया, 10 एंड 30, तो 30 मोल आ गए। तो 30 मोल कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, इसका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखिएगा, द मैग्नेट एंड परमैग्नेट आयन आर टेट्राहेड्रल ड्यू टू। देखिए मैग्नेट क्या होता है, मैग्नेट MnO4-2, इसको आप बोलते हो मैग्नेट, एंड परमैग्नेट की बात करूं MnO4-, ठीक है। आप दोनों की स्ट्रक्चर बनाओगे
ठीक है, तो ये टेट्राहेड्रली होते हैं। जब मैं बना देता हूँ एक को, दोनों को बना देते हैं, चलिए ठीक है, स्पेस क्रिएट कर लेते हैं यहाँ पे। एक मिनट, इसको ऊपर ही लेना पड़ेगा। तो इधर देख लेते हैं, देखो MnO फॉर -2, तो ये बन जाएगा Mn, टेट्राहेड्रली है, ठीक है, माइनस एंड O माइनस। और इधर ये तो बन गई आपकी मैग्नेट की, एंड पर मैग्नेट आयन की ये हो जाएगी Mn, ऑक्सीजन पे माइनस चार्ज, एंड Mn डबल बॉन्ड O, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे जो ये टेट्राहेड्रली अरेंजमेंट है, तो आप ऑक्सीजन का अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखो ऑक्सीजन का, तो वो क्या होता था 1s2 2s2 एंड 2p4, मतलब इसका कौन सा ऑर्बिटल काम में आ रहा है एक्सटर्नल 2p, ठीक है। और Mn का अगर मैं बोलूँ यहाँ पे, तो देखो Mn का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा यहाँ पे 3d5 4s2 होता है, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे d ऑर्बिटल काम आ रहे हैं, कौन सा d ऑर्बिटल, और इधर p ऑर्बिटल्स काम आ रहे हैं, और यहाँ पे पाई बॉन्ड बन रहा है। तो ऑप्शन चेक करते हैं, देखो क्या बोल रहे हैं, कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, ठीक है। तो देखिएगा, द पाई बॉन्डिंग इन्वॉल्विंग ओवरलैप टू p ऑर्बिटल्स ऑफ ऑक्सीजन विथ p ऑर्बिटल ऑफ मैग्नीज। देखो p ऑर्बिटल मैग्नीज के तो है ही नहीं, d ऑर्बिटल्स है, तो ये ऑप्शन तो इनकरेक्ट हो गया। सेकंड देखिएगा, द पाई बॉन्डिंग इन्वॉल्विंग ओवरलैपिंग ऑफ d ऑर्बिटल्स ऑफ ऑक्सीजन। देखिए यहाँ पे d ऑर्बिटल्स बोल दिया है, मतलब ऑक्सीजन के पास तो d ऑर्बिटल्स होते ही नहीं है, तो ये भी इनकरेक्ट हो गया, ठीक है, आगे देखने का कोई मतलब नहीं है। थर्ड ऑप्शन देखिएगा आप, द पाई बॉन्डिंग इन्वॉल्व ओवरलैप ऑफ p ऑर्बिटल्स ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, विद d ऑर्बिटल्स ऑफ मैग्नीज, ठीक है। तो कौन कौन से ओवरलैप कर रहे हैं, d ऑर्बिटल्स किसका, मैग्नीज का, एंड ऑक्सीजन का p ऑर्बिटल, तो ये आपका राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर थर्ड, ठीक है। और फोर्थ ऑप्शन क्या बोल रखा है, देयर इज नो पाई बॉन्डिंग। पाई बॉन्डिंग तो है, ये रहा पाई बॉन्डिंग, तो पाई बॉन्डिंग है, तो ये ऑप्शन तो ये भी नहीं हो सकता। सो आपका ऑप्शन नंबर थर्ड करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। सो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, मैच द जीनोन कंपाउंड इज कॉलम फर्स्ट, इसमें जीनोन के कंपाउंड दे रखे हैं, एंड द स्ट्रक्चर ऑफ सेकेंड, आपको स्ट्रक्चर दे रखी है सेकेंड कॉलम के अंदर, असाइन द करेक्ट कॉर्ड, मतलब आपको मैच करना है। तो देखिएगा पहले फर्स्ट ऑप्शन को चेक कर लेते हैं, XeF4, ठीक है। तो आपको तो पता ही है कि आप इसको अगर स्ट्रक्चर इसकी बनाओगे तो हाइब्रिडेशन sp3 निकलेगा, ठीक है। और ये एक स्क्वायर प्लेनर में मिलेंगे आपको, जीनोन Ze, कितने फ्लोरीन है 4, और आपको पता ही है कि जीनोन के Ze की जो एक्सटर्नल ऑर्बिटल में उसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो ये तो हो गए 4 इलेक्ट्रॉन तो यूज में आ गए, एंड 2 लॉन पेयर्स यहाँ पे प्रेजेंस होते हैं। तो ये कौन सी हो जाएगी, स्क्वायर प्लेनर, कौन सी हो जाएगी, स्क्वायर प्लेनर स्ट्रक्चर हो जाएगी आपकी। तो ऑप्शन कौन सा चेक मिलाओ इसको, ए को आप, यानी आपका सेकंड है, ठीक है, फर्स्ट में सेकंड ऑप्शन है, सो आप चेक कर लो फर्स्ट में सेकंड, एक तो ये रहा एंड एक ये रहा, इन दोनों में से बी का कोई सेंस है ही नहीं क्योंकि दोनों में थर्ड थर्ड आ रहा है। सी वाला ऑप्शन चेक कर लीजिएगा, ठीक है। तो मैं अभी अब चेक करके बताता हूँ, सी में क्या है देखिएगा, जीनोन ZeOF4, इसका मतलब यहाँ पे जो जीनोन है उसके बाद ऑक्सीजन टू ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बना के रख रखा है, और फ्लोरीन 4 फ्लोरीन ऐड है, ठीक है। तो अभी जीनोन के पास कितने इलेक्ट्रॉन बचे हुए हैं, आपको पता है कि 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जिसमें से 4 तो फ्लोरीन ने काम में ले लिए और 2 ऑक्सीजन ने काम ले लिए, तो अभी एक लॉन पेयर बचा हुआ है, ठीक है। तो आप इसको कौन सी स्ट्रक्चर आ चुकी है, ये स्क्वायर पिरामिडल है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा इसमें, फोर्थ आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। सो नेक्स्ट को भी, इसको भी चेक कर लीजिएगा, XeO3 के अंदर देखिएगा जीनोन जो है
कितने ऑक्सीजन से अटैच है, 3 ऑक्सीजन से, और एक लॉन पेयर है। तो इसको कौन सी स्ट्रक्चर है ये, तो इसमें हो जाएगी पिरामिडल ये स्ट्रक्चर, ठीक है। तो आपका डी में ऑप्शन नंबर फर्स्ट, डी में ऑप्शन नंबर फर्स्ट, मतलब ऑप्शन नंबर आपका 4 ही आएगा। ओके, सो नेक्स्ट पे चलते हैं, देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, व्हाट इज द करेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द सेंट्रल एटम्स इज K4 FeCN all 6 बेस्ड ऑन द क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। तो देखिए क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के अकॉर्डिंग अपन चेक करें तो देखिए K4 Fe ऑल CN 6, तो यहाँ पे Fe का अगर ऑक्सीडेशन नंबर निकालना चाहे तो कितना आएगा, देखो इसको आप ब्रेक कर दो K प्लस में एंड FeCN ऑल 6 -4, तो F को आप X मान लीजिएगा और साइनाइड गैस -1 होती है इंटू 6 डिवाइडेड बाई इंटू इजिकल्स टू कितना आ जाएगा 4, तो ये कितना हो जाएगा X इजिकल्स टू +2। तो आपकी X इजिकल्स टू +2 आ चुकी है, मतलब Fe जो है कौन सी स्टेज में, +2 स्टेज के अंदर है। तो आपका Fe +2 का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो क्या हो जाएगा 3d6 4s0, मतलब यहाँ पे d ऑर्बिटल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो देखिए कितना हो जाएगा 1 2 3 एंड 4, ठीक है। तो कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं 6, 1 2 3 4 5 एंड 6, ठीक। तो जैसे आपको पता है कि क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के अकॉर्डिंग जैसे ही लिगेंड्स इसके अप्रॉक्स में आते हैं तो ये एक स्प्लिटिंग होती है, और आपको पता है यहाँ पे जो है ये ऑक्टाहेड्रल है और 6 कोऑर्डिनेशन नंबर यहाँ पे 6 है, तो ऑक्टाहेड्रल है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो स्प्लिटिंग जो होगी वो Eg आपका ऊपर आ जाएगा, ठीक है, और T2G नीचे लेवल में रह जाएंगे, ठीक है। ये आपके T2G। अब देखते हैं, देखो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स का पहले तो जो लो एनर्जी वहां पे फिल होंगे, तो टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं 6, तो आपको 1 2 3, क्योंकि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो पेयरिंग हो जाएगी 3 4 5 एंड 6, टोटल यहाँ पे भर चुके हैं, मतलब T2G6 एंड Eg में कितना आएगा 0, तो ये आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा। सो ऑप्शन नंबर कौन सा है 4, जो आपका करेक्ट हो जाएगा। सो देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, विच मिक्सचर ऑफ सॉल्यूशन विल लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ नेगेटिवली चार्ज कॉलोइडल सॉल्ट, ठीक है। तो इसमें से ऐसा कौन सा है जो नेगेटिवली चार्ज कॉलोइडल सॉल्ट बनाएगा। तो देखिएगा आपके पास दो दे रखे हैं, एक तो AgNO3 एंड एक Ki, दोनों के आपके इसके साथ रिएक्शन कराओगे AgNO3 प्लस Ki के साथ, तो आपके पास क्या बनता है AgI, ठीक है, और इसका आपके पास नेगेटिवली चार्ज सोल आपको तैयार होके आता है। तो देखिए ये कब होगा, जब आपके पास Ki जो है मैक्सिमम अमाउंट में होगा और ये आपको पास मिनिमम अमाउंट में होगा, ठीक है। तो आपको चेक कर लीजिएगा ऑप्शन कौन सा है, सब में वॉल्यूम सेम दे रखा है, ठीक है, वॉल्यूम सेम है, वॉल्यूम का झंझट नहीं है, आप मोलिटी चेक कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। मोलिटी सबसे ज्यादा किसकी है, देखो इसको चाहिए आपको मिनिमम में, Ki मैक्सिमम में चाहिए, तो आप चेक कर लो, यहाँ से 2 मोल है और इधर 1.5 मोल है, इसके कंपेयर में कम है, तो ये वाला ऑप्शन तो हो नहीं सकता। सेकंड ऑप्शन चेक कर लीजिए, यहाँ पे 0.1 है और यहाँ पे 0.1 है, सेम में है, बराबर है, तो ये भी नहीं हो सकता क्योंकि एक मैक्सिमम होना चाहिए। इधर देखिए 1 मोलर है, यहाँ पे 1.5 मोलर है, ये हो सकता है, ठीक है, तो अभी चेक कर लेंगे। और ये 1 मोलर है और ये 2 मोलर है, तो ये भी हो सकता है, ठीक है। तो इन दोनों ऑप्शन में से कौन सा राइट होगा, तो देखिए फर्स्ट थर्ड ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्यों होगा राइट, क्योंकि यहाँ पे 2 मोल है, अगर ज्यादा ही मैक्सिमम अकाउंट में हो जाता है तो यहाँ से K+ आयंस और निकलेंगे, I- के साथ, ये इस सॉल्ट के साथ अगर K+ आ जाता है तो इसको मैक्सिमम को प्रिसिपिटेट कर देती है, तो ज्यादा मैक्सिमम अमाउंट में भी नहीं होना चाहिए, कम होना चाहिए, इससे कंपेरेटिव ज्यादा होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा आपका, थर्ड करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं आगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग diatomic molecular species have only pi bond according to
मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, यानी एमओटी के अकॉर्डिंग ओनली पाई बॉन्ड होना चाहिए, ऐसी कौन सी स्पीसीज है यहाँ पे, डायटोमिक मॉलिक्यूल है। तो देखिएगा वैसे जनरल वे से आप चेक कर सकते हो यहाँ पे। पहली बात तो ऑक्सीजन ऑक्सीजन टू डबल बॉन्ड होता है, ठीक है, एक तो आपके पास सिग्मा बॉन्ड होता है और एक पाई बॉन्ड होता है, राइट। जैसे ही N2O में भी आप चेक कर सकते हो कि नाइट्रोजन नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड होता है, एक सिग्मा एंड दो यहाँ पे कितने होते हैं, पाई बॉन्ड होते हैं, राइट। और अगर यहाँ पे BE इसमें बात करूँ तो यहाँ पे कोई बॉन्डिंग नहीं होती, मैं अभी बता दूंगा आपको एमओटी के अकॉर्डिंग, कोई बॉन्ड ऑर्डर नहीं होता, ना सिग्मा होता ना पाई होता, बॉन्ड ऑर्डर नहीं आता यहाँ पे, ठीक। तो देखिएगा कि ऑक्सीजन जो है इसके पास सिग्मा बॉन्ड भी है, इसके पास सिग्मा बॉन्ड है, लेकिन यहाँ पे बोल रहा है ओनली पाई बॉन्ड ही होना चाहिए, ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कार्बन टू कार्बन यहाँ पे आपको पास पाई बॉन्ड ही मिलेंगे, सिग्मा बॉन्ड नहीं मिलेंगे। सो चलिए मैं आपको बता देता हूँ कैसे होगा ये, ठीक है। तो देखिए C2 का देख लेते हैं पहले, वैसे आप सबके चेक कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, एक का बता देता हूँ आपको। देखो कार्बन आपको पता है कि इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, 1s2 2s2 एंड 2p2, ठीक है। अगर इसका एमओटी के अकॉर्डिंग मैं देखूं तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने इसके 6 और 6 और 6 कितना हो गया 12, मतलब 14 से कम है। तो इसका जो मैं यहाँ पे 2p का बना रहा हूँ डायग्राम डायरेक्ट एमओटी, तो ये कितना हो गया आपका 1 2, आपके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं और जो डायग्राम कुछ हो गया होगा, ठीक है, थोड़ा टाइम लगेगा, 1 2 जल्दी से बना देते हैं, ठीक है। तो 1 1 एंड 2 1 एंड 1 एंड 2, ठीक है। तो आप यहाँ पे फिल करोगे यहाँ पे, तो यहाँ पे कितने 2 इलेक्ट्रॉन्स, टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए 4 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। तो ये आपका हो जाएगा पाई 2px और एक है आपका पास पाई 2py और ये हो जाएगा आपका सिग्मा 2pz, ठीक है। तो देखिएगा यहाँ पे इलेक्ट्रॉन फिल करना 1 2 3 एंड 4 इलेक्ट्रॉन फिल हो चुके हैं यहाँ पे, ठीक है। 2 इलेक्ट्रॉन्स ये थे, 2 इलेक्ट्रॉन्स ये थे, 4 इलेक्ट्रॉन फिल हो गए। तो सिग्मा में कहीं इलेक्ट्रॉन्स ही नहीं गए। तो देखो बॉन्ड ऑर्डर जो होता है, बॉन्ड ऑर्डर होता है 1/2 नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। तो देखो एंटी बॉन्डिंग में तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ही नहीं गए, तो ये तो हो गया आपका 0, ठीक है। बॉन्डिंग में कितने गए 2, ठीक है, तो कितने गए 4 इलेक्ट्रॉन्स गए यहाँ पे, ठीक है। तो 1/2 इंटू 4 तो कितना आ जाएगा 2। बॉन्ड ऑर्डर यहाँ पे कितना आ चुका है इसका 2। और देखो वो भी बॉन्ड कौन कौन से, देखो पाई में, तो पाई बॉन्ड मिलेंगे, तो मतलब ये दोनों ही यहाँ पे पाई में है, तो ओनली कौन सा बॉन्ड मिलेगा यहाँ पे, कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड मिलेगा आपको पास, और दोनों ही क्या होंगे पाई बॉन्ड होंगे, कोई सिग्मा बॉन्ड नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे सिग्मा में इलेक्ट्रॉन्स ही नहीं गए हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है। ऐसे आप चेक कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। O2 का भी आप चेक कर सकते हो और N2 का भी आप चेक कर सकते हो। तो वहां पे ये सिग्मा में भी जाएंगे इलेक्ट्रॉन, तो सिग्मा बॉन्ड बन जाएगा, ठीक है। सो ये ऑप्शन आपका क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे प्रोसीड करते हैं आगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर इज। देखो आपका जो बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर जो होते हैं आपको 2-3 ही वैसे याद रखने पड़ते हैं। एक जो आपका डायरेक्टली मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है, वैसे ये नाइलॉन 26, ठीक है। नाइलॉन जो 26 जो होता है वो बायोडिग्रेडेबल होता है, ठीक है। और भी आपको मैं बताऊं PHBV, इसकी आपको फुल फॉर्म अगर बोलूं तो पॉली बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटेरेटेड एंड बीटा हाइड्रोक्सी वेलेट, ठीक है। तो एक तो आपका ये भी बायोडिग्रेडेबल होता है, ठीक है, फर्स्ट, और ये याद रख लेना नाइलॉन 26, एंड सेकेंड आपको ये याद रख लेना PHBV जो कि एक बायोडिग्रेडेबल होता है। और एक और है जो कि आप एनसीईआरटी में नहीं है बट फिर भी याद रख लेना, पॉली लैक्टिक एसिड, ये भी आपका बायोडिग्रेडेबल ही है, ठीक है। तो ये आपके 3 हैं। एनसीईआरटी में आपको 2 ही दे रखे हैं, नाइलॉन 26 एंड PHBV, आपके पास दोनों बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स हैं, ठीक है, राइट। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे प्रोसीड करते हैं। देखिएगा
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, इन विच केस चेंज इन एंट्रोपी इन नेगेटिव, यानी कि चेंज इन एंट्रोपी मतलब डेल्टा एस जो है वो नेगेटिव किस में होगी। देखो सबसे पहले डेल्टा एस की अगर मैं बात कर लूँ, चेंज इन एंट्रोपी नेगेटिव कब होगी, जब उसकी रैंडमनेस कम होगी, मतलब जब उसकी रैंडमनेस डिक्रीज होगी तब आपकी नेगेटिव देखने को मिलेगी। ठीक है, और अगर रैंडमनेस बढ़ती है तो डेल्टा एस आपका पॉजिटिव देखने को मिलेगा। ये बात दोनों ध्यान रखना। तो चलिए चेक करते हैं ऑप्शन नंबर फर्स्ट, सब्लिमेशन ऑफ सॉलिड टू गैस। तो जैसे ही सॉलिड एग्जांपल ले लो, चाहे उसको आइस, सॉलिड आइस, जो सॉलिड आइस कौन, CO2। ठीक है, जैसे ये सॉलिड फॉर्म से, ये सॉलिड फॉर्म से किस में कन्वर्ट हो रही है, गैसियस फेज में। ठीक है, तो जैसे इसका गैसियस फेज में कन्वर्ट हो जाएगी, ये तो क्या थी आपकी सॉलिड आइस, और ये हो जाएगी आपकी गैसियस फेज में कन्वर्ट हो जाएगी। तो इसके मॉलिक्यूल्स जो होंगे काफी डिस्टेंस में हो जाएंगे, काफी दूर दूर होंगे। तो यहाँ पे इनकी रैंडमनेस क्या हो रही है, यहाँ पे रैंडमनेस बढ़ रही है, इंक्रीज हो रही है। तो इसका मतलब डेल्टा एस तो यहाँ पे पॉजिटिव आएगा, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता। ठीक है, ये ऑप्शन नहीं होगा। सेकेंड ऑप्शन चेक कर लो। देखो यहाँ पे हाइड्रोजन एटम की फॉर्म में प्रेजेंट है और यहाँ पे हाइड्रोजन एक मॉलिक्यूल की फॉर्म में प्रेजेंस है। तो देखिए यहाँ पे एक हाइड्रोजन एटम है, एटम से मॉलिक्यूल में जब भी जाएगा तो रैंडमनेस डिक्रीज हो रही है। अगर रैंडमनेस डिक्रीज होगी तो मतलब डेल्टा एस भी यहाँ पे नेगेटिव ही होगी। तो ऑप्शन नंबर आपका सेकंड करेक्ट हो जाएगा। सो थर्ड भी चेक कर सकते हो, जैसे देखो इवेपोरेशन ऑफ वाटर, यानी कि वाटर लिक्विड फेज से किसमें चल गया है, गैसियस फेज में। तो आपको पता ही है कि लिक्विड के अंदर मॉलिक्यूल्स पास पास होते हैं करीबन करीब, और गैसियस में तो इनमें काफी डिस्टेंस होती है, मतलब यहाँ पे रैंडमनेस बढ़ रही है। रैंडमनेस जब भी बढ़ेगी तब डेल्टा एस पॉजिटिव मिलेगी आपको, तो ये भी नहीं है। तो फोर्थ ऑप्शन भी चेक कर लीजिएगा, एक्सपेंशन ऑफ गैस एट कांस्टेंट टेम्परेचर। जब भी गैस एक्सपेंड होगी तो मॉलिक्यूल्स तो ऑब्वियस बात है काफी डिस्टेंस पे पहुंच जाएंगे, तो वहां पे भी रैंडमनेस बढ़ जाएगी, और रैंडमनेस यहाँ पे बढ़ेगी, वहां पे डेल्टा एस पॉजिटिव होगी। तो इसमें भी पॉजिटिव होगी। तो नेगेटिव में डेल्टा एस नेगेटिव ओनली सेकेंड ऑप्शन में करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपका, द मिक्सचर दैट फॉर्म मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉफ इज। देखिए ये भी मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है, डायरेक्ट आपको आंसर याद रखना है, सॉरी एग्जांपल। ठीक है, इसके आपको पता है कि एजियोट्रॉफ टू टाइप्स का होता है, एक तो होता है मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट, एक होता है मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, एक होता है आपका एजियोट्रॉप जो होता है, एजियोट्रॉप आपका टू टाइप्स का होता है, एक तो होता है मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉप, और एक होता है मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉप्स। ठीक है, तो देखो मैक्सिमम जो होगा इसका मतलब यहाँ पे कोई एक्सटर्नल बॉन्डिंग आ जाती है ए सब्सटेंस और बी सब्सटेंस के बीच में, कोई एक एक्सटर्नल हाइड्रोजन बॉन्डिंग, लाइक हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गई, ऐसी बॉन्डिंग, स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग आ जाती है, इसकी वजह से यहाँ पे मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट शो करता है। तो ऑप्शन नंबर आपको डायरेक्ट याद रखना है कि देखो वाटर प्लस स्ट्रॉन्ग एसिड को जब भी आप मिक्स करते हो तो किसका एग्जाम्पल बन जाएगा, मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट का। तो आप ध्यान रखिएगा, वाटर प्लस स्ट्रॉन्ग एसिड, वाटर प्लस स्ट्रॉन्ग एसिड को जब भी आप मिलाओगे तो आपको क्या, कौन सा इसका एग्जाम्पल बनेगा, ये मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉप का। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे प्रोसीड करते हैं। देखिएगा देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मैच द फॉलोइंग। देखो एक प्योर नाइट्रोजन है यहाँ पे, और प्योर नाइट्रोजन किससे मिलती है, अच्छा इसको मैच करना है। तो देखिएगा, देखो प्योर नाइट्रोजन मिलती है जो होता है सोडियम एजाइड से, ठीक है, और बेरियम एजाइड से साथ मिलती है। कैसे, देखो सोडियम एजाइड क्या होता है, NaN3, जैसे आप इसको हीट करते हो, हीट करने के बाद में आपको सोडियम प्लस नाइट्रोजन मिल जाती है। ठीक है, तो आपको प्योर नाइट्रोजन होती है, प्योर फॉर्म में होती है, कौन सी, प्योर फॉर्म में आपको नाइट्रोजन मिलती है। सोडियम एजाइड ले लो या बेरियम एजाइड ले लो। तो फर्स्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, ए किससे मैच करेगा, फोर्थ से। सेकंड देख लो हैबर प्रोसेस, हैबर प्रोसेस के अंदर किसका फॉर्मेशन होता है, अमोनिया का, अभी अपन चेक कर सके पहले। ठीक है,
और कॉन्टैक्ट प्रोसेस के अंदर H2SO4 का मतलब सल्फ्यूरिक एसिड का, ठीक है। और आपको डी कौन से प्रोसेस में इसमें हो जाएगा आपका क्लोरीन का। सो ऑप्शन नंबर आप मैच कर लो। सो फर्स्ट में कौन सा है, फोर्थ, तो फर्स्ट में आपका 4, तो आपका देखने की जरूरत नहीं है, आपको तो डायरेक्ट टिक करके निकलना है, सेकंड ऑप्शन हो गया, ठीक है। बाकी चेक कर लो जैसे देखना चाहो तो। बी के अंदर क्या है, थर्ड, एंड सी के अंदर क्या है आपका सेकंड, एंड डी के अंदर फर्स्ट, तो ऑप्शन नंबर आपका सेकंड करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, आगे देखिएगा। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपका, फॉर द केमिकल रिएक्शंस, आपको देखिए नाइट्रोजन गैस एंड हाइड्रोजन रिएक्ट करके अमोनिया गैस बना रही है, द करेक्ट ऑप्शन आपको चूज करना है, ठीक है। तो यहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शंस दे रखी है, तो इसको पहले आप बना लीजिएगा, ठीक है। रेट ऑफ रिएक्शंस अगर मैं इस इक्वेशन के लिए लिखूं तो क्या हो जाएगी, देखो रेट ऑफ रिएक्शन जो क्या होगी, पहले बात तो अगर N2 की टर्म्स में लिखें अपन इसको, तो रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ फॉर विथ N2 डेल्टा T, ये क्या डिसअपीयरेंस है इसलिए यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आएगा, मतलब नेगेटिव साइन आएगा। उसके बाद में आप हाइड्रोजन के केस में भी लिख सकते हो, ठीक है, डिवाइडेड बाय dt, ठीक है। जो भी कोफिशिएंट है उसको आप नीचे ले आओ, पावर में नीचे लिया ना आपको, ठीक है, 3, देन ये इक्वल्स टू किसके हो जाएगा, फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया, तो अमोनिया के लिए फॉर्मेशन हो रहा है इसलिए पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है, पॉजिटिव साइन आ जाएगा, और अमोनिया डिवाइडेड बाय dt, ये रेट हो जाएगी इसकी, और जो भी कोफिशिएंट है उसको आप डिवाइड में कर देना, ठीक। तो ये आपका एक इक्वेशन आ गई। अब इनमें से मैच कर लो कौन सा ऑप्शन राइट है। सो फर्स्ट देखो डिसअपीयरेंस ऑफ, ठीक है, रिएक्टेंट जो होता है डिसअपीयरेंस ही होगा, और प्रोडक्ट होगा वो अपीयरेंस होगा, इसलिए पॉजिटिव चार्ज देखने को मिलेगा, ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर देखिएगा, ये फर्स्ट को इससे मैच करा दो आप, ठीक है, तो आपका फर्स्ट ऑप्शन राइट हो गया। देन सेकंड देख लो, सेकंड नहीं है क्योंकि 3 नीचे आना चाहिए, तो वो भी रॉन्ग हो गया ये, ठीक है। तो आप ये भी जैसे ये वाला देखो नेगेटिव चार्ज आ चुका है क्योंकि यहाँ पे अपीयरेंस हो चुकी है, इसलिए पॉजिटिव आना चाहिए, तो ये ऑप्शन भी नहीं होगा, और देन ये ऑप्शन भी नहीं होगा। तो आपका फाइनली ऑप्शन कौन सा आ गया, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं, देखिए देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपका, विच विल मेक बेसिक बफर, यानी आपका कौन सा मिक्सचर है जो बेसिक बफर बनाता है। सबसे पहले मैं क्लियर कर देता हूँ, बेसिक बफर आपका तभी बनेगा तब आपके पास वीक बेस होगा, क्या होगा, वीक बेस होगा। सो सबसे पहले वीक बेस होगा प्लस और उसका साल्ट होगा, ठीक है। तो सबसे पहले वीक बेस देख लो आप कौन से ऑप्शन में है। देखो ये तो एसिड है, बेस चेक करो आप, बेस ही है तो ये वीक बेस है, ठीक है, तो ये हो सकता है, चेक करेंगे अभी, ठीक है। और उसके बाद में देखिएगा ये ऑप्शन, इसमें एसिड है, बेस जो है स्ट्रॉन्ग है, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता, NOH स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, सॉरी बेस होता है। और उसके बाद में देखो बेस यहाँ पे भी स्ट्रॉन्ग है, तो ये भी नहीं हो सकता। यहाँ पे अगर आप चेक करो तो यहाँ पे भी बेस जो है स्ट्रॉन्ग है, तो ये ऑप्शन भी नहीं हो सकता। तो आपका फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा, तो चेक भी कर लीजिए, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए क्या होगा, यहाँ पे आपके पास HCl प्लस क्या दे रखा है आपको, NH4OH, ये रिएक्शन होगी इनमें, और आप NH4Cl प्लस वाटर, ठीक है। तो देखो HCl का यहाँ पे कितना मोलर है, देखो आपको मोलरिटी दे रखी है और वॉल्यूम दे रखी है। मोलरिटी को वॉल्यूम से आप मल्टीप्लाई कर दो 0.1 इंटू 100, तो ये आपका मिलीमोल आ गया, ठीक है। ऐसा आप इसका निकाल लो, ठीक है। तो ये कितना दे रखी है, 20 ml इंटू 0.1, तो ये आपका मिलीमोल आ गया। तो कितना मिलीमोल आ गया, यहाँ से आपका 10 मिलीमोल, यहाँ से कितने आ गया, 20 मिलीमोल, ठीक। तो जैसे यहाँ पे देखो इसका 1 मोल, इसके 1 मोल के साथ एक करके इसका 1 मोल साल्ट बना रहा है, तो देखो इसका 10 मोल, इसका भी 10 मोल खर्च होगा, तो रिमेन कितना बचेगा, 10 मोल यहाँ पे बच जाएगा, ठीक है। तो इसका कितना मोल बनेगा, डायरेक्ट 10 मोल, 10 मोल नहीं है सॉरी, मिली मोल लेके चल रहा हूँ यहाँ पे, मैं क्या लेके चल रहा हूँ, मिली मोल। देखो 10 मिली मोल यहाँ पे खर्च हो चुके हैं, ये इसमें से आपका 10 मोल जा चुका है, मतलब 10 मोल बचे हैं अभी अपने पास, ठीक है। और यहाँ पे ये 10 मोल मिली मोल बचे हैं किसके, साल्ट के। तो आपके पास बचा हुआ है साल्ट प्लस
वीक बेस, और मैंने क्या होता है वीक बेस होना चाहिए और साल्ट होना चाहिए, तभी आपका बफर सॉल्यूशन बनेगा, बेसिक बफर। तो आपका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस आर डिस्प्रोपोर्शनल रिएक्शंस। अब देखिए डिस्प्रोपोर्शनल रिएक्शंस क्या होती है। पहली बात तो कि एक ही एलिमेंट का ऑक्सीडेशन हो और एक ही एलिमेंट का रिडक्शन हो, तब आपको डिस्प्रोपोर्शनल रिएक्शंस देखने को मिलेंगे। तो देखिए यहाँ पे कॉपर जो है वो +1 से किस में जा रहा है, +2 में जा रहा है इधर, और यहाँ पे 0 में जा रहा है। ठीक है, तो एक तरफ तो हो रहा है इसका ऑक्सीडेशन, तो ये तो हो गया आपका ऑक्सीडेशन, और ये हो गया आपका रिडक्शन। ठीक है, मतलब ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, रिडक्शन भी हो रहा है, तो आपका कौन सी ये डिस्प्रोपोर्शनल रिएक्शंस होगी। ठीक है, सेकंड ऑप्शन को चेक कर लीजिएगा। Mn जो है यहाँ पे, मैं इसको रफ कर देता हूँ 1 मिनट। तो आगे देखिएगा Mn जो है यहाँ पे ये +6 में है। ठीक है, इसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +6 में है, वो किस में कन्वर्ट हो रहा है, ये हो रहा है +7 के अंदर, एंड यहाँ पे जो Mn है वो किसमें है, +4 के अंदर। ठीक है, तो +6 से किस में जा रहा है, +7 में, मतलब इसका ऑक्सीडेशन हो गया, और +6 से किस में गया, +4 में, मतलब इसका रिडक्शन भी हो गया, मतलब ऑक्सीजन रिडक्शन दोनों हो रहा है, इसका मतलब ये भी डिस्प्रोपोर्शनल रिएक्शंस है। सी ऑप्शन देख लीजिएगा, MnO4 के MnO4 जिसमें Mn कितने ऑक्सीडेशन में होती है, +7 के अंदर। ठीक है, और Mn जो होगा यहाँ पे ये कौन सी में है, +6 के अंदर, यहाँ पे Mn जो है +4 के अंदर। तो अब चेक कीजिएगा +7 से किस में आ रहा है, 6 के अंदर, तो इसका रिडक्शन ही हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, और +7 से +4 में जाएगा तब भी रिडक्शन हो रहा है, मतलब ऑक्सीडेशन नहीं हो रहा, दोनों में रिडक्शन हो रहा है, तो ये डिस्प्रोपोर्शनल रिएक्शंस नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, सॉरी नेक्स्ट ऑप्शन, जिसमें Mn जो है ये है आपका +7 में। ठीक है, और Mn यहाँ पे +2 के अंदर, और यहाँ पे Mn +4 के अंदर है। तो Mn तो देखिएगा यहाँ पे जस्ट रिवर्स है, यानी कि डिस्प्रोपोर्शनल रिएक्शन को अगर जस्ट रिवर्स कर रखा है, देखिए यहाँ पे अगर 4 से अगर इसको कन्वर्ट करें इसमें, तो ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और रिडक्शन भी हो रहा है, बट ये रिवर्स है डिस्प्रोपोर्शनल रिएक्शंस की, अगर ये तो इसलिए ये भी नहीं होगी। ठीक है, तो कौन सी ऑप्शन फर्स्ट एंड ऑप्शन सेकंड करेक्ट ऑप्शन हो जाएंगे। तो फर्स्ट एंड सेकंड मतलब ए एंड बी कौन से ऑप्शन है, थर्ड ऑप्शन के अंदर, तो ये आपका थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे प्रोसीड करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड इज पेंट 2 इन एंड 4 आइन के अंदर। देखो पहले इसकी स्ट्रक्चर बना लो, पेंट 2 इन, फोर एंड 5 कार्बन होंगे। ठीक है, पेंट 2 इन है और आपके पास 4 आइन है। ठीक है, तो ये आपकी हो जाएगी, एक हाइड्रोजन इधर है और एक हाइड्रोजन इधर आ जाएगा। ठीक है, इसकी वैलेंस सफिशिएंट कर दो, कार्बन की 4 वैलेंसी होती है। तो अब आप यहाँ से क्या पूछा गया है, देखिएगा आपसे पूछा गया है सिग्मा बॉन्ड कितने एंड पाई बॉन्ड कितने हैं। तो देखो सिग्मा बॉन्ड काउंट कर लो, सबसे पहले पाई बॉन्ड काउंट कर लो। देखो एक पाई बॉन्ड ये रहा एंड 2 पाई बॉन्ड ये रहे, तो कितने हो गए, 3 पाई बॉन्ड। ऑप्शन चेक कर लो डायरेक्ट, 3 पाई बॉन्ड कौन से में, ये रहा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ से आपको अगर क्विकली निकालना चाहोगे तो थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। तो अब सिग्मा बॉन्ड भी चेक कर लो, देखिए 3 सिग्मा बॉन्ड ये हो जाएंगे, +1 ये हो जाएगा, कितना हो गया, एक मिनट काउंट कर लेते हैं, 3 + 1 4, एंड ये एक हाइड्रोजन के साथ 5 एंड 6 7 8 9 10, तो कितना हो जाएगा टोटल सिग्मा बॉन्ड 10 हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा आपका, थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे प्रोसीड करते हैं आगे। देखिएगा, देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, विच इज द करेक्ट थर्मल स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ H2E। ई की वैल्यू ऑक्सीजन हो सकती है, सल्फर, सेलेनियम, टेलिनियम, पोलोनियम। ठीक है, तो मतलब ग्रुप नंबर 18 के मेंबर है, सॉरी ग्रुप नंबर 16 के मेंबर है ये। ठीक है, तो देखिएगा आपको अगर स्टेबिलिटी के बारे में बताऊं, थर्मल स्टेबिलिटी, तो सबसे पहले देखो ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुनियम एंड पोलोनियम। तो देखिए जैसे अब हाइड्रोजन आप लगाओगे
क्योंकि एक एक हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन है, तो आप हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में जो बॉन्ड बनेगा, इनकी साइज तो सिमिलर है, थोड़ी ऊपर नीचे भी नहीं है, मतलब सिमिलर सी है। और जैसे आप नीचे जाओगे, टॉप टू बॉटम जाओगे, तो इसमें आपको पता है पीरियोडिक टेबल के अंदर साइज इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। तो आपकी सल्फर की साइज और ज्यादा होगी, सेलेनियम की और ज्यादा होगी, टेलेनियम की और होगी, और पोलोनियम की और ज्यादा होगी। तो देखो हाइड्रोजन तो सेम साइज का है, साइज सेम है, इसका मतलब यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे इसका जो साइज जो है इसके साथ मेंटेनेंस नहीं हो पा रहा है, इसलिए यहाँ पे इसकी थर्मल स्टेबिलिटी डिक्रीज होगी, ठीक है। तो आपका पास H2O की थर्मल स्टेबिलिटी मैक्सिमम, देन सल्फर की, देन सेलेनियम, टेलुनियम एंड पोलोनियम। तो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा फर्स्ट, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन में प्रोसीड करते हैं, आगे देखिएगा। ये क्वेश्चन क्या है, देखो, कंजुगेटेड बेस फॉर ब्रोस्टेट एसिड एंड H2O एंड HFR, ठीक है। तो आपको पता होगा कि देखो H2O जब भी क्या करता है, H प्लस रिलीज करता है तो किस में कन्वर्ट होता है, OH माइनस में, जो कि कंजुगेटेड बेस होता है। अगर ये H प्लस ले लेगा तो H3O प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, जो कि कंजुगेटेड एसिड होगा, ठीक है। और उसके बाद में दे रखा है HF के अंदर क्या करोगे, अगर H प्लस डोनेट कर देता है तो ये F माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा, जो कि क्या होगा, कंजुगेटेड बेस। और अगर H प्लस ले लेगा तो क्या हो जाएगा, H2F प्लस, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, कंजुगेटेड एसिड। अब आपसे पूछा क्या गया है, देखो कंजुगेटेड बेस, तो कंजुगेटेड बेस किसका होगा, देखो ऑक्सीजन का कंजुगेटेड बेस क्या है, OH माइनस, तो OH माइनस, एंड HF का कितना है कंजुगेटेड बेस, F माइनस। तो ये आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे प्रोसीड करते हैं, आगे देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग सीरीज ऑफ ट्रांजिशन इन द स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम फॉल इन विजिबल रीजन्स, यानी कि जो कौन सी स्पेक्ट्रम जो है जो विजिबल रीजन के अंदर लाई कर रही है। तो देखिए मैं आपको बताता हूँ, पहले होती है लाइमन, तो लाइमन जो होती है वो होती है यूवी रेज के अंदर, ठीक है। बामर होती है, ये होती है विजिबल रीजन के अंदर। उसके बाद में पाश्चर, बेकेट और फंड जो आती है वो इंफ्रारेड के अंदर आती है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा हो जाएगा, विजिबल के अंदर 4, जो कि आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे प्रोसीड करते हैं आगे। देखिए ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द मोस्ट सुटेबल रिएजेंट फॉर द फॉलोइंग कन्वर्जन इज, यानी आपके पास एल्काइन दे रखी है, ठीक है। एल्काइन को आप एल्कीन में आपको कन्वर्ट करना है, इसका मतलब रिडक्शन हो रहा है। और आपको जब एल्काइन से जब आपको एल्कीन में कन्वर्ट करना हो, यानी पार्शियल रिडक्शन हो रहा है, तो आपको दो ही रिएजेंट करा सकते हैं। एक तो होता है आपका लेंडलार रिएजेंट, ठीक है। और एक होता है आपका बर्च रिडक्शन, ठीक है। तो आपका लेंडलार जो होता है, इनमें दोनों में एक ही डिफरेंस होता है, दोनों एल्कीन ही देती है, ठीक है। दोनों एल्कीन ही देंगी, नहीं डबल बॉन्ड ही देंगी। उसमें ये क्या होगा, ये सिस फॉर्म बनाती है लेंडलार, बट ये जो बनाती है ये कौन सी, ट्रांसफॉर्म में कन्वर्ट करके देती है, ठीक है। तो आपके पास सिस फॉर्म बनी है, इसका मतलब लेंडलार कैटेलिस्ट ही यहाँ पे यूज में आएगा। और वो कौन कौन से होते हैं, लाइक आप हाइड्रोजन प्लस मेटल जैसे पीडी प्लस आपको लेना पड़ेगा कार्बन प्लस क्विनोलिन या फिर BaSO4। इसकी प्रेजेंस में आप रिएक्शंस कराओगे तो आपके पास लेंडलार कैटेलिस्ट किसमें कन्वर्ट कर देगा, इसको सिस के अंदर, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर 4 आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। और बर्च रिडक्शन की बात करूं तो यहाँ पे आपको एक ही यूज में आता है, वो आता है सोडियम एंड लिक्विड अमोनिया, ठीक है। ये करता है आपका बर्च रिडक्शन, जो कि ट्रांसफॉर्म में कन्वर्ट करके देता है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे प्रोसीड करते हो, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फॉर द सेकेंड पीरियड एलिमेंट्स द करेक्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी। तो देखिए यहाँ पे सेकेंड पीरियड के एलिमेंट दे रखे हैं, आपके पास क्या क्या होते हैं, देखो लिथियम होता है, ठीक है, Be बेरिलियम होता है, देन बोरॉन, देन उसके बाद में आता है कार्बन, उसके बाद में आता है नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन एंड नियॉन, ठीक।
तो जैसे आपको पता है कि प्रोड्यूट टेबल में लेफ्ट टू आप राइट मूव करते हो तो क्या होती है, आयनाइजेशन जो एंथैल्पी होती है वो इंक्रीज होती है। ठीक है, तो ऑर्डर ये होना चाहिए था इंक्रीज का, यानी कि किसकी ज़्यादा होगी, सबसे ज़्यादा, यानी कि नियॉन की। तो आगे अपन चेक करते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में लास्ट वाला बना रहा हूँ 2s1, इसका कितना हो जाएगा 2s2, इसका कितना होता था 2p1, इसका कितना होता था कार्बन का 2p2, एंड नाइट्रोजन के लिए 2p3, ऑक्सीजन के लिए 2p4, एंड फ्लोरीन के लिए क्या होगा 2p5, एंड नियॉन के लिए 2p6। तो देखिएगा यहाँ पे कि जब भी आप फुल फील्ड से एक इलेक्ट्रॉन निकालते हो, पहली बात तो आयनाइजेशन जो एंथैल्पी होती है ना, वो किसी भी एटम से उसके जो एक्सटर्नल ऑर्बिटल में जो एक इलेक्ट्रॉन्स है उसको रिमूव करने के लिए जितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है ना, उसी को बोलते हैं अपन आयनाइजेशन एंथैल्पी। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा रिक्वायरमेंट इसके कंपेयर में इसकी होगी, तो इसमें क्या फुलफिल्ड है तो इसका ऑर्डर ज़्यादा आ जाएगा इसके कंपेयर में। ठीक है, और अगर बात करूँ यहाँ पे इसके बाद में देखिएगा ये हाफ फील्ड है, और आपको पता है या तो S2 फुल फील्ड होता है या फिर आपका 2p3 जो हाफ फील्ड होता है, इसकी भी एनर्जी इसमें ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है, तो ये भी ऑक्सीजन से आगे निकल जाएगा नाइट्रोजन। आगे बात करूँ ये तो फुल फील्ड है इसलिए तो सबसे मैक्सिमम होगी। तो ऑर्डर क्या हो जाएगा देखिएगा, आपका बेरिलियम जो है बोरॉन से आगे आ जाएगा, इसका यहाँ पे आ जाएगा, लाई करेगा, और नाइट्रोजन का जो आ जाएगा ऑक्सीजन से पहले आ जाएगा। सो ऑप्शन चेक कर लो, सबसे मैक्सिमम है एनी का, नियॉन का, उसके बाद में फ्लोरीन का, देन उसके बाद में आएगा नाइट्रोजन। तो फ्लोरीन के बाद में आएगा नाइट्रोजन, तो चेक कर लो फ्लोरीन के बाद में नाइट्रोजन, ये एक ही ऑप्शन है, एक ये और है। ठीक है, आगे चेक कर लो, उसके बाद में है ऑक्सीजन, देन कार्बन, और कार्बन के बाद में आ जाएगा बेरिलियम। तो यहाँ पे बेरिलियम नहीं आया, तो यहाँ पे देखो ये आ गया बेरिलियम, फिर देन बोरॉन, देन लिथियम। ऑप्शन नंबर आपका 4th राइट हो जाएगा। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन में प्रोसीड करते हैं, आगे देखिएगा। ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, pH ऑफ सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज 9, द सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट KSP ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज, यानी आपको इसका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का आपको KSP निकालना है, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। तो देखिए सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट क्या होता है, यानी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है ये किस में डिसऑर्डर हो जाएगा, कैल्शियम यानी कि Ca+2 में एंड OH- में। ठीक, तो अभी मान लो कि इसकी सॉल्युबिलिटी आप S मान लेते हो, तो ये कितनी हो जाएगी S, और इसका कितना हो जाएगा 2S, और आपको कुछ गिवन है कि pH दे रखी है आपको सैचुरेटेड सॉल्यूशन की, वो है 9, तो आपको pH की वैल्यू दे रखी है 9, तो आपको POH कितना आ जाएगी 14 - 9, तो कितना हो गया आपके पास 5, POH कितनी आ जाएगी आपके पास 5, और तो OH माइनस अगर मैं बात करूँ तो वो कितनी हो जाएगी 10⁻⁻5। कैसे आती है देखो, जो भी होती है उसको आप पावर में ले जाओ, 10 की पावर में POH, जैसे POH आपको निकालनी है तो ये OH माइनस की कंसंट्रेशन आ जाती है, तो ये आ गई OH माइनस की कंसंट्रेशन 10⁻⁵। ठीक है, तो 10⁻⁵ जो है ये किसके बराबर है 2S के, 2S इजकस टू 10⁻⁵, तो S इजकस टू कितना हो जाएगा 0.5 इंटू 10⁻⁵। तो S सॉल्युबिलिटी आ चुकी है S, तो आपको KSP पूछा गया था, तो KSP क्या होता है S दोनों का प्रोडक्ट। ठीक है, S इंटू 2S डिवाइडेड, इसकी पावर कितनी आ जाएगी 2, तो S कितना हो जाएगा देखिएगा 2 to 4 S की पावर 3। आप S की वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे, ये जो निकाली है अभी अपन ने, तो 4 इंटू 0.5 इंटू 10⁻⁵ की पावर 3, तो इसको आप कैलकुलेट करोगे तो कितना आ जाएगा देखिएगा 4, इसको 1/2 भी लिख सकता है, तो 1/2, तो 2 का 2 इंटू 2 इंटू 3, तो कितना हो जाएगा 4 8 हो जाएगा इसका, और आप इसका करोगे तो कितना हो जाएगा 10⁻⁻15। ठीक, तो ये कितना आ गया 4 2 0.5 इंटू 10⁻⁻15,
ये आपका आंसर हो जाएगा। सो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, सेकंड करेक्ट। ठीक है, तो ये आपकी आ गई KSP सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, देखिएगा एन एल्कीन से आपके पास ऑन रिएक्ट विथ O3 और ZnH2 के साथ रिएक्शन कर रही है और आपको क्या क्या दिया है, आपको यहाँ पे प्रोपेन दे रही है और इथेनॉल दे रही है और इक्विलिब्रियम मोल रेशियो दे रही है। सो देखिए आपके पास एक एल्कीन जब होगी तो आपके पास क्या हो सकती है, ए, जिससे आपको क्या क्या मिल रहा है, पहली बात तो प्रोडक्ट मिल रहा है आपको प्रोप एन ऑन, ठीक है, और आपको क्या मिल रहा है, ईथ NL, ठीक है, इथेनॉल मिल रहा है। तो प्रोपेनॉल क्या होता है, CH3 बॉन्ड C डबल बॉन्ड O एंड CH3, ठीक है, और उसके बाद में इथेनॉल की अगर बात करूं तो CH3 एंड C डबल बॉन्ड O एंड H, ये हो गया आपके इथेनॉल। तो जब भी देखो एल्कीन जब यहाँ से रिएक्शन करेगी तो एल्कीन कुछ यूँ होगी, CH3 बॉन्ड C एंड CH3 एंड डबल बॉन्ड CH एंड बॉन्ड CH3। तब यहाँ पे क्या होगा, जैसे आप ऑक्सीजन ओजोन से रिएक्शन कराओगे और Zn प्लस H2 के साथ रिएक्शन कराओगे तो आपको ये प्रोडक्ट मिलेंगे। तो यानी कि ए प्रोडक्ट तो आपका ये होगा, सॉरी ए जो एल्किन्स जो है आपकी ये होगी। आगे बोला गया है, देखो यहाँ पे एडिशन ऑफ HCl टू एल्किन ए, यानी किसके साथ आप किसकी रिएक्शन करा रहे हो, HCl के साथ, ठीक है, एडिशन रिएक्शन होगी तो वो आपको एक बी प्रोडक्ट देगी, बी, जो कि क्या होगा, मेजर प्रोडक्ट। ये क्या बोल रहा है आगे यहाँ पे, ठीक है, ए के साथ आप रिएक्शन कराते हो आपको बी पे एक प्रोडक्ट मिलता है जो कि आपका एक मेजर प्रोडक्ट होता है। आगे बोल रहा है द स्ट्रक्चर ऑफ प्रोडक्ट बी, यानी कि स्ट्रक्चर आपको बतानी है कि कौन सी स्ट्रक्चर होगी बी की। तो देखिए जैसे ही आप क्या करोगे, इस एल्कीन की HCl के साथ आप रिएक्शन कराओगे तो क्या होगा, तो आपको फिर से मैं एक बार बना लेता हूँ यहाँ पे ताकि अच्छा दिखे, CH3 बॉन्ड CH3 एंड C डबल बॉन्ड O, सॉरी C डबल बॉन्ड C एंड H एंड CH3, इसके साथ आप HCl की रिएक्शन करा दो। तो HCl की जब आप रिएक्शन कराओगे तो कौन सा रूल फॉलो करेगी, मार्कोनिकॉफ रूल, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग आप एडिशन रिएक्शन करा दोगे। तो H प्लस कहाँ पे ऐड होगा, जहाँ पे H हाइड्रोजन पहले से ऑलरेडी ज़्यादा है, तो यहाँ पे आपका पास H प्लस ऐड हो जाएगा और यहाँ पे Cl माइनस ऐड हो जाएगा। तो आपका प्रोडक्ट कौन सा बन जाएगा, CH3 बॉन्ड C एंड CH3 एंड आपके पास यहाँ पे क्या आ गया, Cl एंड CH2 एंड CH3, ये आपके पास बी की स्ट्रक्चर हो जाएगी। सो देखिए इसके ऑप्शन नीचे हैं, तो आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, फर्स्ट राइट हो जाएगा, ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया। सो नेक्स्ट क्वेश्चन प्रोसीड करते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फॉर एन आइडियल सॉल्यूशन द करेक्ट ऑप्शन इज, ठीक है, आइडियल सॉल्यूशन के लिए क्या होता है, देखो आपको याद रखना डेल्टा जो V जो होता है वो भी आपके पास 0 होता है, डेल्टा H जो निकल के आता है वो भी आपके पास 0 आता है, ठीक है, और तो देखिए डेल्टा H 0 आ गया एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर पे, तो ये आपका करेक्ट ऑप्शन हो गया, ठीक है। और आगे बोल रहा है कि आपके पास डेल्टा जो G है वो 0 है, ये आपका इनकरेक्ट हो गया, ठीक है, डेल्टा G 0 नहीं होगा। डेल्टा S एंट्रोपी जो है चेंज इन एंट्रोपी वो 0 होगी, वो बिल्कुल नहीं हो सकती, ठीक है, और डेल्टा V जो है वो भी 0 होना चाहिए, तो यहाँ पे 0 नहीं है तो ये नहीं होगा। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा आपका, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन में प्रोसीड करते हैं, आगे देखिएगा। ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अमंग द फॉलोइंग द रिएक्शन दैट प्रोसीड्स थ्रू ए इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, मतलब इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी, मतलब ESR रिएक्शन जिसमें शो होगी वो कौन सा ऑप्शन है। सो देख लीजिए पहले ये बात, तो यहाँ पे क्लोरीन के बेंजीन की क्लोरीन के साथ रिएक्शन हो रही है, वो भी HMu की प्रेजेंस में, सनलाइट की प्रेजेंस में। जैसे यार सनलाइट की प्रेजेंस में रिएक्शंस होगी तो फ्री रेडिकल होगी पहली बात तो, बट यहाँ पे एडिशन रिएक्शन हो रही है, एक एक क्लोरीन यहाँ पे ऐड हो रहा है, ठीक है, यानी डबल बॉन्ड ब्रेक हो रहे हैं और एक एक क्लोरीन ऐड हो रहा है, मतलब एडिशन रिएक्शन हो रही है। और HMu की प्रेजेंस में कौन सी होती है, फ्री रेडिकल, तो FAR, मतलब फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन, सॉरी फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शंस यहाँ पे शो हो रही है, ठीक है, ऑप्शन नहीं है, तो आपको बताना है ESR। सेकंड ऑप्शन चेक कीजिएगा आप, यहाँ पे आपको पता है OH निकल रहा है और Cl आ रहा है, मतलब न्यूक्लियोफाइल
NSR रिएक्शन देखने को मिल रही है, मतलब न्यूक्लियोफाइल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस देखने को मिल रही है। आगे देखिएगा, यानी कि ये ग्रुप निकल रहा है और यहाँ पे क्लोरीन आ रहा है, तो यहाँ पे भी NSR रिएक्शंस हो रही है। आगे देखो ऑप्शन नंबर 4 के अंदर देखो यहाँ पे क्या होगा, ये जो एनहाइड्रस AlCl3 ये प्लस Cl2 मिलकर क्या बना देगा, यहाँ पे Cl प्लस एक पॉजिटिव चार्ज देगा, इसको बोलते हैं आप इलेक्ट्रोफाइल। ये इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा बेंजीन के ऊपर और एक H प्लस को यहाँ से रिप्लेस कर देगा, और इस रिप्लेस करने के बाद में, अटैक करने के बाद में, ये आपके पास एक क्लोरोबेंजीन बन जाएगी। ठीक है, अब ये क्लोरोबेंजीन जो होगी कौन सी रिएक्शन शो कर रही है यहाँ पे, ये ESR। तो आप ध्यान रखने का, बेंजीनिंग पे जितनी भी रिएक्शंस होती है वो कौन सी होती है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है मोस्टली। तो आपका ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, आगे देखिएगा। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द मेजर प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस इज। तो देखो यहाँ पे ये थैलिक एसिड है, थैलिक एसिड की रिएक्शन अमोनिया के साथ करा रखी है, वो भी स्ट्रॉन्ग हीटिंग के साथ। तो देखिए क्या होगा, अमोनिया आपको पता है इसके पास एक लॉन पेयर होगा। ठीक है, और तो इसको मैं थोड़ा साइड में बता देता हूँ आपको। यहाँ पे आपके पास क्या था, थैलिक एसिड था। ठीक है, C डबल बॉन्ड O एंड OH, और आपका C डबल OH। ठीक है, तो जैसे क्या करेगा, अमोनिया न्यूक्लियोफाइल है, ये अटैक करेगा कार्बन के ऊपर, ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा, इस पे नेगेटिव चार्ज, इस पे पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, और देन ये निकल जाएगा, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, देखिए आपके पास बेंजीन रिंग एंड C डबल बॉन्ड O और H2, यानी क्या निकल जाएगा, यहाँ से वाटर का मॉलिक्यूल निकल गया, और देन C डबल बॉन्ड OH। तो ये एज इट इज बन जाएगा। तो देखिए अगर इसको भी मैं अगर खोल दूं यहाँ पे, तो C डबल बॉन्ड O एंड OH, फिर से अमोनिया, सॉरी ये जो है नाइट्रोजन के पास लॉन पेयर है, फिर से अटैक करेगा न्यूक्लियोफाइल की तरह, और फिर से ये OH को यहाँ से निकाल देगा। तो आपका फाइनली जो प्रोडक्ट बन जाएगा वो क्या बन जाएगा, C डबल बॉन्ड O एंड C डबल बॉन्ड O और NH। तो ये आपके पास एक प्रोडक्ट बन जाएगा स्ट्रॉन्ग हीटिंग के बाद में। सो ऑप्शन नंबर कौन सा है देखिएगा, ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा आपका यहाँ से। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, आगे देखिए। देखिए इक्वेशन क्या बोल रहा है, एंजाइम दैट यूटिलाइज ATP इन फॉस्फेट ट्रांसफर यूटिलाइज रिक्वायर्ड एन एल्कलाइन अर्थ मेटल M जो है एज द कोफैक्टर M इज। यानी आपको पास एक एंजाइम बोल रहा है, ये वैसे कंप्लीटली मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है। तो देखो जो एंजाइम जो होते हैं आपको पता है, एक प्रोटीन प्लस नॉन प्रोटीन पार्ट से मिलकर बना होता है, नॉन प्रोटीन पार्ट से मिलकर बना होता है। देखो नॉन प्रोटीन पार्ट जो होते हैं ना, उसको अपन आप बोलते हो प्रोस्थेटिक ग्रुप बोलते हो आप। ठीक है, अब ये प्रोस्थेटिक ग्रुप में अगर मेटल होती है, अगर आपके पास मेटल मिलती है, तो उसको आप नाम दे देते हो आप कोफैक्टर। तो यहाँ पे कोफैक्टर कौन हो सकता है मेटल्स के अंदर, तो यहाँ पे आपको मैग्नीशियम आएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, 4th करेक्ट ऑप्शन, जो कि आपको याद ही रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे प्रोसीड करते हैं आगे। देखो इक्वेशन क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एम्फोटेरिक हाइड्रोक्साइड। एम्फोटेरिक कब होगा, जब यानी कि वो एसिड से भी रिएक्शन कर ले और बेस से भी रिएक्शन कर ले। तो आपका ऑप्शन नंबर देखो यहाँ पे आपको ये जो हाइड्रोक्साइड है ये एल्कलाइन अर्थ मेटल की दे रखी है आपको। तो आपको पता है बेरिलियम जो है Be, बेरिलियम का जो हाइड्रोक्साइड है ये कौन सा किसका, ये एम्फोटेरिक हाइड्रोक्साइड्स है, यानी कि एसिड से भी रिएक्शंस कर लेगा ये, प्लस बेस से भी रिएक्शंस कर लेगा, दोनों से रिएक्शंस कर लेता है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं आगे। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, विच वन इज द मेलाचाइट फ्रॉम द फॉलोइंग। यानी आप में से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो मेलाचाइट है। तो आपसे ऑप्शन नंबर, ये भी कंप्लीटली मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा, यानी कॉपर कार्बोनेट एंड कॉपर हाइड्रोक्साइड जो होता है उसको बोलते हैं अपन मेलाचाइट। ठीक है, ओके नेक्स्ट क्वेश्चन पे प्रोसीड करते हैं, देखिएगा। देखो ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अमोंग द फॉलोइंग द वन दैट इज नॉट ए ग्रीन हाउस गैस।
यानी आप इसमें से ऐसी कौन सी गैस है जो ग्रीन हाउस गैस नहीं है। तो देखिए मैं आपको बता देता हूँ, पहली बात तो जो ग्रीन हाउस गैस होती है ना वो 2 टाइप्स की होती है, एक तो डायरेक्टली एक इनडायरेक्टली। तो डायरेक्ट में आती है वो देखो कौन सी होती है, एक तो ओजोन हो गई आपके पास, ठीक है, एक आपके पास CO2 हो गई, एक CH4 मैथेन गैस हो जाती है, एंड आपके पास N2O नाइट्रस ऑक्साइड, ठीक है, ये आपके पास हो गई, और एक CFC यानी कि क्लोरोफ्लोरो कार्बन। ये आपको डायरेक्टली ग्रीन हाउस गैसेस होती हैं। और कुछ गैसेस होती है इनडायरेक्टली इफेक्ट करती है, लाइक जैसे SO2 हो गया, CO हो गया कार्बन मोनोऑक्साइड, या NO हो गया, ठीक है। तो ये आपको इनडायरेक्टली शो करती है। तो देखो डायरेक्ट वाली ओजोन है, नाइट्रस ऑक्साइड N2O है डायरेक्ट, मेथेन डायरेक्ट है, ये इनडायरेक्ट है। तो ऑप्शन नंबर अकॉर्डिंग कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। देखिए ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द मेथड यूज टू रिमूव टेम्पररी हार्डनेस ऑफ वाटर। यानी ऐसा कौन सा मेथड है जिससे आप टेम्पररी मेथड के यूज में लेते हो वाटर के हार्डनेस निकालने के लिए। देखो आयन एक्सचेंज जो है ये मेथड एक परमानेंट मेथड है, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता। सिंथेटिक रेजेंस मेथड ये भी एक परमानेंट मेथड है, ठीक है। चेल्कोजन ये भी एक परमानेंट मेथड है, ये भी नहीं हो सकता। क्लार्क मेथड जो है आपको ये टेम्परेरी हार्डनेस के लिए यूज में लिया जाता है। इसके अंदर होता क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन कराते हो, तो टेम्परेरी जो हार्डनेस होती है वो किसके कारण होती है, मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट, ठीक है, इसके कारण, एंड कैल्शियम बाइकार्बोनेट के कारण, ठीक है। जैसे आप इसकी रिएक्शन करा देते हो उसको कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ, तो क्या बन जाएगा, यहाँ से आपके पास बन जाता है कैल्शियम कार्बोनेट प्लस मैग्नीशियम कार्बोनेट प्लस वाटर, ठीक है। तो ये दोनों क्या होता है, प्रिसिपिटेट होके बैठ जाते हैं नीचे, ठीक है। जैसे ऐसे ही कैल्शियम कार्बोनेट किसकी रिएक्शन होती है, कैल्शियम बाइकार्बोनेट किसके साथ, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ। तो यहाँ से क्या होगा, कैल्शियम कार्बोनेट बनेगा 2 मोल और आपका वाटर निकल जाएगा, तो ये प्रिसिपिटेट होके बैठ जाएगा, आपका प्योर वाटर आपको मिल जाता है। तो ये जो मेथड होता है, ये जो क्लार्क मेथड होता है वो टेम्परेरी मेथड होता है, ठीक है। तो ऑप्शन आपका 4 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, आगे देखिएगा। देखिए ये भी एक कंप्लीटली मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है, अमंग द फॉलोइंग द नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक। देखो एंटीबायोटिक जो होती है आपकी 2 टाइप्स की होती है, एक तो होती है नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक, ठीक है, 2 होती है, एक तो होती है नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक, ठीक है, और एक होती है ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक। देखो इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है। देखो जो नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक जो है वो किसी भी मतलब जो बैक्टीरियल जो है किसी एक स्पेसिफिक बैक्टीरिया के ऊपर वर्क करती है, उसकी जो ग्रोथ होती है उसको इनहिबिट करती है या उसको किल करती है। और जो ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक होती हैं वो किसी भी कोई भी बैक्टीरिया हो वो सब पे वर्क करती हैं और उसको ग्रोथ को जो इनहिबिट करती है। सो उसका ऑप्शन नंबर आपके पास 3rd हो जाएगा, पेनिसिलिन जी, ठीक है। यही ऐसी है जो एक नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स है यहाँ पे, और बाकी जो है वो आपके पास ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, आगे देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज इज नॉट स्टेबल। यानी ऐसे में कौन सी स्पीसीज है जो नॉट स्टेबल है, स्टेबल नहीं है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो ये कार्बन वाली फैमिली के एटम्स है, सेंट्रेटम एटम। तो देखिए कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम एंड गैस संग पार्वती। तो क्या हो जाएगी आपकी, देखो तो यानी कि आप जैसे आप टॉप से बॉटम चलते हो तो आपकी जो साइज जो होती है इनकी इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। अब आप चेक कर लो ऑप्शन, आपको पता है कि सबका जो कोऑर्डिनेशन नंबर है 6, सबका 6 है। इसका मतलब जो स्ट्रक्चर जो होगी, वो जो शेप बनेगी वो क्या होगी, ऑक्टाहेड्रली, ठीक है। तो यानी कि जो ऑक्टाहेड्रल आपकी शेप होगी, यानी कि ऑक्टाहेड्रल में ये अरेंजमेंट होंगे। तो देखो फर्स्ट ऑप्शन, ये ऑप्शन चेक कर लो पहले, तो 3rd सिलिकॉन F6, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है कि सिलिकॉन जो है इसकी साइज और फ्लोरीन की साइज थोड़ी कम होती है, तो कंपेरेबल होती है, ताकि ये यहाँ पे इसकी ऑक्टाहेड्रल शेप में ये अरेंज हो जाते हैं।
बट अगर मैं बात करूँ SiCl6 की, तो देखिए यहाँ पे सिलिकॉन तो सेम साइज है, बट यहाँ पे क्लोरीन आ चुका है, उसकी साइज ज़्यादा हो चुकी है। तो ये जो क्या होगा, यहाँ पे क्लोरीन जो है ऑक्टाहेड्रल शेप में आसानी से नहीं आ पाएंगे, यानी यहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस क्रिएट हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका सेकंड हो जाएगा, जो कि नॉट स्टेबल है। सही। और आप और ऑप्शन को भी चेक कर लीजिएगा। देखो यहाँ पे देखिए जर्मेनियम, ठीक है, जर्मेनियम के साथ क्लोरीन है 6। जैसे अगर क्लोरीन 6 है, ठीक है, तो अगर क्लोरीन 6 है तो आपको देखते हो कि जैसे साइज इंक्रीमेंट हो चुकी है, मतलब यहाँ पे तो इसकी साइज काफी अच्छी खासी है, तो क्लोरीन के साथ ये सेटिस्फाई अच्छे से हो जाएगा और ऑक्टाहेड्रल सेट में आ जाएगा। सो ऑप्शन नंबर 4 राइट हो जाएगा। और उसके बाद में 1 देखो आपके पास यहाँ पे फिर से क्या चुका है, SN आ चुका है, इसका मतलब इसकी साइज और ज्यादा बढ़ चुकी है। ठीक, अगर साइज बढ़ चुकी है तो OH माइनस ऑक्टाहेड्रल सेट में आराम से अरेंजमेंट हो सकता है। तो स्टेबल है ये भी। तो आपका स्टेबल कौन सा नहीं है, ऑप्शन नंबर सेकंड। ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे प्रोसीड करते हैं। देखिए क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट, कौन सा जो स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट है। सो देखिए यहाँ पहली बात तो मैं आपको बताता हूँ, कार्बन, Si सिलिकॉन एंड जर्मेनियम एंड SN एंड Pb। देखो जैसे मैंने बताया था कि पीरियोडिक टेबल में जैसे आप टॉप से बॉटम चलते हो तो इसकी जो साइज जो होती है वो क्या होती है, इंक्रीज होती है। ठीक है। और आपको यहाँ पे एक चीज और याद रखनी है कि ये जो फर्स्ट थर्ड जो एलिमेंट होते हैं वो इनके जो हैलाइड्स होते हैं, ठीक है, उनके जो कैरेक्टर होते हैं वो कोवेलेंट कैरेक्टर होते हैं। क्या होता है, कोवेलेंट कैरेक्टर। और लास्ट जो सेकंड है, इनके जो हैलाइड्स हैं वो कौन से होते हैं, आयनिक कैरेक्टर के, आयनिक कैरेक्टर्स होते हैं। ठीक है। सो चेक करते हैं। देखो ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या बोल रहा है, GX4, ठीक है, इज मोर स्टेबल देन GX2। तो देखो यहाँ पे आपको पता है कि इसकी प्लस जो जर्मेनियम जो होता है वो +4 में रहना चाहता है, यानी कि जर्मेनियम +2 में नहीं रहना चाहता। यहाँ पे इनर्ट इफेक्ट तो ओनली आपको Pb पे ही देखने को मिलता है मैक्सिमम। ठीक है। तो जर्मेनियम +4 में रहना चाहेगा, तो ऑप्शन ये हो जाएगा आपका मोस्ट स्टेबल हो जाएगा, ऑब्वियस बात है। तो आपका फर्स्ट सही हो जाएगा। सेकंड चेक कीजिएगा, SnF4 इज आयनिक इन नेचर। देखो SN4 मैंने बताया कि इसके जो हैलाइड्स होते हैं अभी तो वो आयनिक कैरेक्टर्स के होते हैं, तो ये भी ऑप्शन आपका राइट है। ठीक है। और थर्ड ऑप्शन चेक कीजिएगा, PbF4 इज कोवेलेंट इन नेचर। तो अभी मैंने बताया Pb के जो हैलाइड्स होते हैं वो तो क्या होता है, आयनिक हैलाइड्स, और यहाँ पे क्या बता रखा है, कोवेलेंट नेचर के होते हैं। तो ये ऑप्शन इनकरेक्ट हो जाएगा। और अगर ऑप्शन चेक करें अपन, SiCl4 इज इजीली हाइड्रोलाइसिस। हाँ, इजीली हाइड्रोलाइसिस हो जाएगा। क्यों, क्योंकि आपके पास सिलिकॉन के पास जो है वैकेंट डी ऑर्बिटल्स होते हैं। तो ये भी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो इनकरेक्ट ऑप्शन जो होगा आपका थर्ड इनकरेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है। आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना।